A very good afternoon to all of you. Good afternoon. Psychological. Good Good afternoon, afternoon, ma'am. class. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून. आज साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की क्लास में हम सभी के सामने प्रेजेंटेशन इंटेलिजेंस वन फैक्टर टू फैक्टर थ्योरी पर प्रेजेंटेशन करने के लिए अर्चना मिश्रा, आप तैयार हो? यस मैम. आप स्टार्ट कर सकते हो बेटा. Yes. समिता, यस मैम. बेटा कुछ कहना है आपको? यस मैम, कहना था लेकिन अब आफ्टर प्रेजेंटेशन बताएंगे. एक प्रॉब्लम. ठीक 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 ओके. Good afternoon, ma'am. अर्चना प्रेजेंटेशन मैम स्टार्ट स्क्रीन करो. शेयर हो गया. क्लियरली विजिबल है, आप स्टार्ट करो. Good afternoon, ma'am. गुड Good आफ्टरनून. afternoon. क्या है बुद्धि का अर्थ? हम बुद्धि के बारे में कुछ बताते हैं, फिर इसके बाद बताते हैं बुद्धि का अर्थ क्या है. बुद्धि मनुष्य को प्रकृति द्वारा दिया हुआ एक ऐसा वरदान है जो सनातन काल में मानवता के विकास के मार्ग पर अग्रसर कर रहा है. सामान्यतः सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं सभी में कुछ ना कुछ बुद्धि तो अवश्य पाई जाती है. पशुओं की तुलना में मनुष्य को कई ज्ञानात्मक योग्यताओं से संपन्न माना जाता है. उसे विवेकशील प्राणी या योग्यताएं ही बनाती हैं. परंतु सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते हैं. उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं. कुछ विद्यार्थी जल्दी सीखते हैं और कुछ विद्यार्थी बहुत देर बाद. कई बार देखकर ही उपकरण का प्रयोग कर लेते हैं, परंतु कुछ बार बार देखने पर भी उनका अच्छी तरह से प्रयोग नहीं कर सकते हैं. मनोवैज्ञानिक ने इसी को बुद्धि कहते हैं. प्राचीन काल में हमारे ऋषि इसे विवेक कहते थे. इसका मतलब ये है कि जितने भी प्राणी हैं कुछ ना कुछ विषमता अवश्य पाई जाती है. अब क्या है कि जो मनुष्य जो कर सकता है वो मतलब पशु नहीं कर सकते हैं, लेकिन बुद्धि उनके पास भी होती है. मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए सपने देख रहा है. मृत्यु को नियंत्रण करने का भी प्रयास कर रहा है. बुद्धि के कारण ही मनुष्य को सृष्टि के विकास के लिए ऐसा उत्तरदायित्व सौंपा गया है. यानी मनुष्य जितने भी संसार में प्राणी हैं, मनुष्य उनसे सबसे अलग है. बुद्धि का प्रयोग सामान्य बोलचाल की भाषा में बहुत अधिक किया जाता है तथा सभी विद्वान बुद्धि के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं. हम अक्सर कहते हैं कि वह व्यक्ति बड़ा प्रतिभाशाली है तथा वह मंद बुद्धि वाला है. एक कक्षा में भिन्न भिन्न मानसिक योग्यता वाले बालक पाए जाते हैं. एक कक्षा में विद्यार्थी एक ही शिक्षक के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं. उनके पाठ्यांकों में भिन्नता पाई जाती है. इसका प्रमुख कारण बौद्धिक स्तर की ही विभिन्नता है. जैसे कि इसमें क्या है, व्यक्ति बड़ा प्रतिभाशाली है, भिन्न भिन्न मानसिक योग्यता. जैसे मान लो मैम प्रियंका में रिसर्च का पेपर पढ़ाती तो कुछ बच्चों को समझ में जल्दी से आ जाता है, कुछ को देर में आता है. तो इसी प्रकार से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके प्राप्तांकों में भिन्नता पाई जाती है. प्राप्तांक यानी अंक के आधार पर. लेकिन अंक के आधार पर हम नहीं कह सकते कि बुद्धि तेज बुद्धि वाला है या कम बुद्धि वाला है. इसका कारण बौद्धिक स्तर की विभिन्नता ही है. बुद्धि को सामान्यतः सोचने, समझने और सीखने एवं निर्णय लेने की शक्ति के रूप में देखा जाता है. बुद्धि को सोचने, समझने और सीखने एवं निर्णय लेने शक्ति के रूप में देखा जाता है. सोचने से तात्पर्य है कि हम कितना सोच सकते हैं. कोई समस्या है तो हम उसके बारे में कितना सोच सकते हैं और कितना समझ सकते हैं और कितनी जल्दी हम सीख सकते हैं, कितनी जल्दी हम निर्णय ले सकते हैं.
शक्ति के रूप में देखा जाता है। भारतीय दार्शनिकों के अनुसार मनुष्य के अंतःकरण के 3 अंग हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते हैं। क्या होता है कि कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसे, ये तो पता ही होगा, एक जैसे नहीं हो सकते हैं। सन 1905 में बिने ने प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, इसी कारण उन्हें बुद्धि का पिता कहा जाता है। फिर लेकिन उन्होंने बाद में कुछ चेंजेस किए 1911 में चेंज किया। उन्होंने खुद साबित किया 11 में उन्होंने खुद बोध पर आधारित उद्देश्यपूर्ण सही निर्णय से निर्धारित होने वाली स्पष्ट किया। एक उनकी बुक थी जर्नल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, उसमें 14 प्रमुख मनोवैज्ञानिकों को बुद्धि के प्रकृति में लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की, जिसमें बुद्धि के संबंध में अलग अलग प्रत्यय उभर कर आए। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के स्थान पर व्यवहार को लिया है। व्यवहार से तात्पर्य है कि जैसा बुद्धि के स्थान पर व्यवहार को लिया है, जैसा कि वो थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत थे, जो बिल्ली पे किया था, कुत्ते पे किया था, उस पे वो उन्होंने व्यवहार को लिया कि जैसा आप जैसा व्यवहार करेंगे, अगर कोई किसी के साथ जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही बच्चा या कोई पशु करने लगता है, जैसे आप उसको बताएंगे। बुद्धि मनुष्य में सीखने की क्षमता उत्पन्न करती है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करके परिस्थितियों के अनुसार अपना कार्य और व्यवहार निर्धारित करता है। बुद्धि मनुष्य को विभिन्न योग्यताएं प्रदान करती है, जिससे उसके मूर्त अमूर्त की चिंतन दिशा निश्चित होती है। मूर्त यानी कि जो हम देख सकते हैं, अमूर्त यानी जो नहीं देख सकते हैं। बुद्धि को देखा नहीं जा सकता कि इनके पास कितनी बुद्धि, जरूरी नहीं है कि जिसमें देख रहे हैं, बाहर से देख रहे हैं उसको कि ये ऐसे ही है, उसको ऐसे मापा नहीं जा सकता है। अतीत से लाभ उठाना, अतीत से लाभ उठाने का मतलब है जैसे कि घर में है, सिलेंडर खत्म हो गया या कुछ भी हो गया, तो हम उसको किस तरह से लेके गए या क्या किया, अतीत से लाभ उठा सकते हैं। कोई समस्या आई तो कैसे क्या कर सकते हैं, वो हम बुद्धि के द्वारा अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। भविष्य की योजना बनाना और वर्तमान में सफलता पाने की लालसा उत्पन्न करना। भविष्य की योजना बनाना यानी कि हम किस काम को किस तरह करें कि जिससे सफलता मिले। सभी कार्य बौद्धिक क्षमता के कारण ही संभव हो पाते हैं। ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों के द्वारा जो भी अनुभव हमारा शरीर करता है, उस पर बुद्धि के द्वारा ही प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है। यानी कि ज्ञानेंद्रियां जो भी हम करते हैं, किसी वस्तु को छूते हैं, यानी कि ज्ञानेंद्रियां कान, आंख, जो हम देखते हैं, सुनते हैं या जो भी करते हैं, वो हमारी बुद्धि के ऊपर ही डिपेंड करता है। बुद्धि की परिभाषाएं। समायोजन की योग्यता के रूप में एबिलिटी टू एडजस्टमेंट। इसके अनुसार बुद्धि जीवन में आने वाली विभिन्न परिस्थितियों को नई नई समस्याओं के साथ समायोजन करने की मानसिक योग्यता है। क्या होता है समायोजन? नई नई समस्याओं के साथ समायोजन करने की मानसिक योग्यता है, अर्थात बुद्धि वह योग्यता है जिसमें व्यक्ति अपने व्यवहार को इस प्रकार पुनर्गठित करता है कि नवीन परिस्थितियों में अधिक उपयुक्त प्रभाव पूर्ण ढंग से कार्य कर सके। समायोजन यानी कि समायोजन जैसे आप कहे हैं, नवीन आपको बुद्धि कहते हैं। नवीन परिस्थितियां यानी जो कि सामने जो भी चीजें आ रही है उसमें आप समायोजन कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे हैं या इनमें से कोई बहुत दूर से आया या कहीं से भी आया है, तो यहाँ पे रहकर जो समायोजन एडजस्टमेंट करता है क्लास में या घर में, वो समायोजन की योग्यता के रूप में ये होता है। सीखने की योग्यता के रूप में, सीखने की योग्यता के रूप में कुछ मनोवैज्ञानिक बुद्धि को सीखने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया है। इसके अनुसार बुद्धि में नवीन ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता होती है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अधिगम अनुभव की संभावना बुद्धि ही मेन होती है। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अत्यंत शीघ्रता से नवीन बातों को ग्रहण कर लेता है। यानी कि सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धिमान है, उसमें ज्यादा बुद्धि होगी जो बातों को सही से ग्रहण कर लेगा या उनके अनुसार चल लेगा।
बुद्धि अमूर्त चिंतन के रूप में। व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होता है जितनी उसमें अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। ज्यादा बोलने वाला जरूरी नहीं है कि वो बुद्धिमान हो, जो नहीं बोलता वो भी बुद्धिमान हो सकता है। अमूर्त चिंतन की योग्यता उसमें होती है। बुद्धि बोध पर आधारित होकर उचित ढंग से तर्क करने तथा उचित ढंग से निर्णय लेने से इंगित के रूप में किया जा सकता है। जैसे कि कुछ भी हमें अगर करना है, अमूर्त चिंतन के रूप में कुछ भी करना, तो हम अपना मतलब संकल्प या निर्णय ले सकते हैं, ये अमूर्त चिंतन के रूप में। बुद्धि समग्र योग्यता के रूप में। बुद्धि के अनुसार व्यक्ति के संज्ञानात्मक व्यवहारों के उस वर्ग से जो बुद्धि के साथ समस्या समाधान के लिए नई परिस्थितियों में अनुकूलन करने, अमूर्त ढंग से सोचने तथा अपने अनुभवों से लाभ उठाने संबंधी किसी व्यक्ति की क्षमता को इंगित करता है। बुद्धि यानी कि जितने भी जो भी समस्याएं आई हैं उनको नई परिस्थितियों में अनुकूलन करने, अमूर्त ढंग से सोचने, और अनुभव जो अनुभव में हुआ है कि इस चीज को मैंने कैसे किया था या कुछ कैसे करना है, उससे लाभ उठाने तथा व्यक्ति की क्षमता को इंगित करता है। फिर अकॉर्डिंग टू स्टर्न एवं बर्ट, बुद्धि पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है। जैसा कि पीछे बता चुके, समायोजन की योग्यता है। अकॉर्डिंग टू बिने और टर्मन, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अकॉर्डिंग टू वुड्रो, बुद्धि ज्ञान अर्जन की क्षमता है। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, बुद्धि पिछले अनुभवों के उपयोग करने की योग्यता है। अकॉर्डिंग टू रॉस, नई स्थिति में सामंजस्य बुद्धि है। अकॉर्डिंग टू स्टर्न, बुद्धि जीवन की नई परिस्थितियों तथा समस्याओं के अनुरूप में समायोजन की योग्यता के रूप में है। अब आता है संज्ञानात्मक क्षमता। संज्ञान से तात्पर्य होता है कि संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उसका रूपांतरण, विस्तारण, संग्रहण, पुनर्लाभ, उसका समुचित प्रयोग करने से होता है। संज्ञान का अर्थ यहाँ ज्ञान से लिया गया है कि आपका संज्ञान कितना है। आपको यदि कहीं पे जाना है तो आप किस मतलब लॉन्ग चॉइस कर रहे हैं, मतलब लॉन्ग रास्ता चॉइस कर रहे हैं, या कैसे जाना है, शॉर्टकट कर रहे हैं, कितना हमारा संज्ञान है, मतलब हमारा कितना ज्ञान है, या कहीं जाना है तो हम किस तरह से जाएं तो हम जल्दी पहुंच जाएं। ये संज्ञान का मेन अर्थ ही ज्ञान होता है। रूपांतरण, कितना आप किसमें कर सकते हैं, रूपांतरण चेंज कर सकते हैं। विस्तारण, कितने रेंज तक आप कर सकते हैं। संग्रहण, चीजों को कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। पुनर्लाभ, कैसे चीजों को पुनर्लाभ पूर्व अनुभव के द्वारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। समुचित प्रयोग करने से होता है। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बालकों को किसी संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके, संवेदी यानी कि जो हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, चिंतन करने तथा क्रमिक रूप से उसे इस लायक बना देने से होता है, जिसका प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में करके वे तरह तरह की समस्याओं को समाधान आसानी से कर लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास शब्द का प्रयोग मानसिक विकास के व्यापक अर्थ में किया जाता है, जिसमें बुद्धि और बुद्धि के अतिरिक्त सूचना का प्रत्यक्षीकरण, जैसा कि मैम ने बताया था, जैसे कि प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि जैसे कोई किसी वस्तु को मैंने देखा, जैसे कि गाय को देखा या कुत्ते को, कुत्ता को देखा, तो पहचान का मतलब है वो दोनों चीजें ही सामने आई तो किस तरह से कौन गाय है कौन कुत्ता है, इस तरह से पहचान किया। कैसे मतलब ने रिकॉल किया कि इसमें क्या डिफरेंस है, फिर उसके बारे में बताया, यानी व्याख्या आता है। मनोविज्ञान संज्ञान का प्रयोग ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में करते हैं। मैम आवाज आ रही है? बुद्धि बराबर वंशानुक्रम वातावरण, यानी कि जो बुद्धि होती है वो वंशानुक्रम होती है। हेरिडिटी यानी कि जो हमारे पितृ माता पिता से प्राप्त होती है,
और प्लस वातावरण दोनों का परिणाम होती है। अगर बुद्धि तो वंशानुक्रम मिल ही जाती है, लेकिन वंशानुक्रम का जो रोल होता है वो 80% होता है और जो वातावरण हमारा 20% उसमें हो जाता है। यानी 100% 80% आपका वंशानुक्रम हो गया, वातावरण हो गया आपका 20%। इनका बुद्धि जो होती है वो दोनों का परिणाम होता है। जिस प्रकार से किसी बालक को यदि जैसे कि पियाजे ने अपने ही बालक पे किया था, बालक को अगर छोटे से ही बचपन से ही अगर उसको जिस उसमें ढाल दिया जाए तो बालक वैसे ही करने लगता है। वातावरण दोनों का परिमाण, जिस प्रकार एक पौधे की मूल विशेषता आनुवंशिकता से प्राप्त होती है, लेकिन उसके विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यदि बीज श्रेष्ठ है तो पौधा भी श्रेष्ठ होगा। यही बात बुद्धि के बारे में है। अब जैसे कि क्या बताया, इसमें ये बताया गया है कि पौधे की जो मूल विशेषता होती है, यानी कि बीज किस उसका है, क्या है, जो अब पौधा तो हम ले आए, लेकिन अब उसको किस तरह से हम पानी दे रहे हैं या सब दे रहे हैं, तभी तो उसमें उसकी उम्मीद करेंगे कि इसमें ये फल लग पाएंगे। ये चीज होती है। वैसे ही बुद्धि का भी होता है। बुद्धि है, अगर वातावरण सही नहीं मिल रहा है तो बालक उतना नहीं वो कर सकता है। संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में 3 सिद्धांत महत्वपूर्ण: पियाजे का सिद्धांत, वाइगोस्की का सिद्धांत, बूनर का सिद्धांत। अब पियाजे का सिद्धांत हमें नहीं पढ़ाना है। पियाजे का सिद्धांत जैसा कि मैम ने बताया था, और वाइगोस्की का सिद्धांत, बूनर का सिद्धांत। अब बुद्धि की प्रकृति एवं विशेषताएं। बुद्धि जन्मजात शक्ति है, यानी कि बुद्धि क्या होती है कि जन्मजात शक्ति है, जन्म से ही हमें प्राप्त होती है। बुद्धि के उचित विकास के लिए पर्यावरण का महत्व है। लिंग भेद के कारण बुद्धि में कोई भेद नहीं होता है। लिंग भेद यानी कि जैसे कि हम लोग बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि लड़कियों की मैथ अच्छी नहीं होती, केवल लड़कों की ही मैथ अच्छी होती है। ऐसा नहीं है। अभी भी यही देखते हैं कि नहीं, लड़कों की मैथ अच्छी होती है। बुद्धि सीखने की योग्यता है। आप कैसे सीख रहे हैं उसमें बुद्धि सिखाने की योग्यता प्रदान करती है। बुद्धि पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है। बुद्धि पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है, यानी कि इसके अनुसार जो व्यक्ति अपनी नई परिस्थितियों में जितनी शीघ्रता के साथ समायोजन कर लेता है वह उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। एक मनोवैज्ञानिक थे क्रेज महोदय ने बुद्धि को समायोजन की योग्यता के रूप में परिभाषित किया था। उन्होंने ये बताया था, बुद्धि नवीन और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में उचित प्रकार से समायोजन करने की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, यानी कि एक अमूर्त चिंतन की योग्यता है। इसमें कुछ वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना अपना विचार दिया था। बिने, टरमैन और स्पीयरमैन आदि कुछ उनके अनुसार बुद्धि चिंतन करने की योग्यता है। इनकी दृष्टि से जिस मनुष्य को सोचने, समझने और सही निर्णय लेने से जितनी अधिक योग्यता होती है वह उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। बिने महोदय ने बुद्धि को अमूर्त चिंतन के रूप में परिभाषित किया था, जो कि मैंने पीछे बताया है। इसमें कुछ चीजें ऐड नहीं की हैं, वो हम बताना चाहेंगे। बुद्धि उचित प्रकार से सोचने, सही निर्णय लेने की क्षमता है। बुद्धि व्यक्ति के इसमें क्या होता है, बुद्धि व्यक्ति के उद्देश्य ढंग से कार्य करने, विवेकपूर्ण कार्य करने से चिंतन करने, पर्यावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से सामंजस्य करने की संपूर्ण तथा व्यापक योग्यता। बुद्धि कोई एक प्रकार की शक्ति, क्षमता अथवा योग्यता नहीं है जो सब परिस्थितियों में समान रूप से कार्य करे, लेकिन विभिन्न योग्यताओं का योग है। बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि कैसे कार्य करती है, इस संबंध में भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग के आधार पर भिन्न भिन्न निष्कर्ष निकाले हैं। इन निष्कर्षों को बुद्धि का सिद्धांत कहा जाता है। बुद्धि के प्रमुख सिद्धांतों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 बुद्धि के कारकीय सिद्धांत, नंबर 2 प्रक्रिया उन्मुखीकरण का सिद्धांत।
इसमें इसमें छूट रहा है। ये बुद्धि की प्रकृति, इसमें थोड़ा सा पीछे छूट गया था। बुद्धि की जो प्रकृति और विशेषताएं हैं, यहाँ तक मैंने बताया। कुछ अमूर्त चिंतन की योग्यता है, इसमें 2-3 पॉइंट छूट रहे थे। इसमें बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है। बुद्धि क्या होती है कि बुद्धि जन्मजात होती है, परंतु बुद्धि के लिए ज्ञान आवश्यक नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति का किसी कारण ज्ञान हम लोग क्या करते हैं, अर्जित करते हैं, यानी कि ज्ञान को प्राप्त करते हैं। दूसरा यह है कि ज्ञान अर्जन के लिए बुद्धि आवश्यक नहीं है। किसी कारण बुद्धि में विकार आने से ज्ञान विस्मरण हो जाता है, पर ज्ञान विस्मरण हो जाने से बुद्धि में कोई विकार नहीं आता है। अगर आप, जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं या कुछ भी है, अगर आप एक्सीडेंट हो जाता है तो जरूरी नहीं है कि ज्ञान हमारा, जो चीजें हमने याद की है या हमने ज्ञान प्राप्त किया वो आपका चला जाएगा, लेकिन बुद्धि में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें लास्ट पॉइंट आता है, मनुष्य की बुद्धि का विकास 20 वर्ष की आयु तक पूर्ण हो जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिक है, पिंटन ने अपने अध्ययनों के आधार पर उन्होंने कहा था 16 मनुष्य की जो वंशानुक्रमी बुद्धि होती है, जो हमारे माता पिता से मिलती है, वंशानुक्रमी बुद्धि का विकास किशोरावस्था यानी अंत 16 वर्ष तक पूरा हो जाता है। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि का विकास 20 वर्ष की आयु में पूर्णतः प्राप्त हो जाता है। उसके बाद बुद्धि में, आईक्यू में कोई वृद्धि नहीं होती है। कुछ वैज्ञानिक 16 वर्ष तक मानते हैं, कुछ 20 वर्ष तक मानते हैं। यौगिक क्रियाओं द्वारा जन्मजात बुद्धि में वृद्धि संभव है। भारतीय योग मनोवैज्ञानिकों का दावा है कि क्रियाओं द्वारा मनुष्य की जन्मजात बुद्धि में 30 से 40% तक की जा सकती है, और यह बात पश्चात मनोवैज्ञानिक स्वीकार करते हैं। अब आता है बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि कैसे कार्य करती है। बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि कैसे कार्य करती है, इस संबंध में भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग के आधार पर भिन्न भिन्न निष्कर्ष निकाले हैं। इन निष्कर्षों को बुद्धि का सिद्धांत कहा जाता है। बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 बुद्धि के कारकीय सिद्धांत, नंबर 2 प्रक्रिया उन्मुखीकरण का सिद्धांत। अब जो बुद्धि के कारकीय सिद्धांत है, उसके अंतर्गत विनय का एक कारक सिद्धांत आ जाता है। वैसे इसके काफी सिद्धांत हैं। बुद्धि के कारकीय सिद्धांत के अंतर्गत विनय का एक कारक सिद्धांत आ जाता है। स्पीयरमैन का द्वितत्व या द्विकारक सिद्धांत भी आ जाता है। थॉर्नडाइक का बहुतत्व सिद्धांत, थर्स्टन का प्राथमिक तथा मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, क्रमिक महत्व का सिद्धांत, कैटल का तत्वों का सिद्धांत, गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत। बुद्धि का सिद्धांत। अब हम विनय के एक कारक सिद्धांत। विनय के एक कारक सिद्धांत भी कहते हैं। इसका विनय ने किया था, इस कारण इसे विनय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक क्षमता या शक्ति है जो तर्क, निर्णय, मूल्यांकन आदि कार्य एक संगठित इकाई के रूप में करती है। यानी कि बुद्धि एक क्षमता या शक्ति है जो तर्क करके मूल्यांकन आदि अपने ही कार्यों में मूल्यांकन कर सकते हैं। अपने तर्क द्वारा आदि कार्य एक संगठित इकाई के रूप में कार्य करती है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी एक मानसिक कार्य में श्रेष्ठ है तो वह अन्य मानसिक कार्य में उतनी ही कुशलता से कार्य कर सकता है। इससे निष्कर्षवादी सिद्धांत कहते हैं। जैसे कि इसमें एक शब्द आया है कि व्यक्ति किसी मानसिक कार्य में श्रेष्ठ वह अन्य मानसिक कार्य में उतनी ही कुशलता से कर सकता है। जैसे कि बुद्धि के प्रकार
जी ने पढ़ाया था, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। अब इसमें जितना ही कुशल है, यानी कि जो मूर्त बुद्धि होती है उसको यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। जैसे कि यंत्रों, मशीनों, बुद्धि के परीक्षणों, आमतौर पे ऐसे परीक्षण बनाए जाते हैं, यंत्रों का एकीकरण करना, प्रसिद्ध परीक्षण, जैसे कि जो मूर्त बुद्धि जिनके पास होती है मैकेनिकल इंजीनियर बनते हैं। और जो अमूर्त बुद्धि यानी कि अमूर्त बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि वाले चिंतन और मनन से होता है, जो मतलब अंदर से सोचते हैं, जो दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार व्यक्ति को पढ़ने, लिखने, प्रतीकों के प्रयोग करने, सूत्रों को हल करने, समस्याओं को समाधान में सहायता मिलती है। जैसे कि इसमें क्या आ जाएगा, कलाकार हैं, चित्रकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं, दार्शनिक हैं, ये सब आ जाते हैं। फिर आ जाता है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि में क्या होता है, बुद्धि से प्राय व्यक्तियों को समझने, उनके साथ व्यवहार करने की योग्यताओं से होता है। दैनिक जीवन की विभिन्न सामाजिक प्रश्नों सामंजस्य बनाने में सामाजिक बुद्धि महत्वपूर्ण कार्य करती है। इसके अंतर्गत यानी जैसे नेता हैं, मंत्री हैं आदि आ जाते हैं। द्विकारक सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन है। बुद्धि के दो कारकों शक्तियों जैसे कि जी कारक, एस कारक, यानी कि जनरल फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर, योग्यताओं का योग है। द्विकारक नाम से ही प्रतीत होता है। प्रथम कारक को उन्होंने सामान्य मानसिक योग्यता तथा दूसरे कारक को विशिष्ट मानसिक योग्यता कहा है। यानी कि प्रथम कारक यानी कि यस फैक्टर या जी फैक्टर यानी कि जनरल मेंटल एबिलिटी, और दूसरे कारक को विशिष्ट मानसिक योग्यता का स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी। सामान्य कारक क्या होते हैं, यह लगभग सामान्य कारक सभी में पाया जाता है तथा इसकी मात्रा भिन्न भिन्न होती है। यह कारक जीवन के लगभग समस्त कारकों में सहायता करता है। स्पीयरमैन के अनुसार जिस व्यक्ति में सामान्य कारक जितना अधिक होता है, वह व्यक्ति उतना ही अधिक सभी तरह के मानसिक कार्यों को करने में अच्छा होता है। स्पीयरमैन ने उसको मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी है। सामान्य कारक की विशेषताएं, यह जन्मजात होता है तथा सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। यह एक सामान्य मानसिक शक्ति है, यह हर व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में होता है, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। विशिष्ट कारक, सभी प्रकार के व्यक्तियों में विशिष्ट बुद्धि नहीं होती है। विशिष्ट बुद्धि नहीं होती है। किसी व्यक्ति में कोई विशिष्ट बुद्धि अधिक होती है तो किसी में कम होती है। व्यक्ति मतलब जो कोई भी व्यक्ति है या कोई भी मनुष्य है, इसमें किसी न किसी में कुछ ना कुछ खासियत अवश्य पाई जाती है कि उसके कोई जैसे खेल में अगर अच्छा होता है तो पढ़ने में नहीं अच्छा होता है। विशिष्ट बुद्धि अधिक होती है, वह उसी क्षेत्र में अधिक सफलता प्राप्त करता है। जैसे उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति में यांत्रिक बुद्धि की मात्रा ज्यादा है, तो अभी बताया था मूर्त बुद्धि में यांत्रिक बुद्धि की मात्रा ज्यादा है तो वो मैकेनिकल और इंजीनियर बनते हैं। और यदि किसी भी कलात्मक बुद्धि अधिक है तो वो कलाकार बन सकता है। जैसे कलाकार यानी कवि, लेखक, चित्रकार बन सकता है। और यदि किसी में कलात्मक बुद्धि यस कारक को अर्जित किया जाता है। यस कारक को हम स्पेसिफिक बुद्धि को अर्जित किया जा सकता है। जैसे कि भी प्राप्त कर किसी भी लाइन में जाना है, अगर वो किसी भी लाइन में जाना है तो अर्जित किया जा सकता है, यानी इस कारक को अर्जित किया जा सकता है, उसको हम कर सकते हैं। इसको हम अभ्यास के द्वारा भी कर सकते हैं। और प्रत्येक मानसिक क्रिया में इसकी अलग अलग आवश्यकता होती है। अगर आप इसकी प्रत्येक मानसिक क्रिया में अलग अलग आवश्यकता होती है। आप जो भी बनना चाहते हैं, अगर आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप काम करेंगे, और इंजीनियर बनना चाहते हैं तो वो उस हिसाब से काम करेंगे। यह अधिगम और अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है। अगर अधिगम यानी कि अधिगम जो हम सीखते हैं, और अभ्यास, अगर हम किसी चीज को, जैसे कि थॉर्नडाइक ने बताया था कि बार बार
करने से, या जो बिल्ली पे किया था, जो कबूतर पे किया था, बार बार करने से कुछ चीजों का अभ्यास हो जाता है तो हम उसको सीख जाते हैं। यह व्यक्ति की विशिष्ट मानसिक शक्ति है। किसी को कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं। अर्चना, आपने बहुत अच्छी कोशिश की आज प्रेजेंटेशन के थ्रू। बेटा लेकिन स्लाइड्स में जब हम लोग स्लाइड्स बनाते हैं, जैसे आप कह रहे थे ना, तभी मैंने आपसे कहा था स्लाइड्स को एक बार आपको चेक करवाना चाहिए। आप ये देखो, स्लाइड्स में जब भी हम लिखते हैं तो हम लोग उसमें पैराग्राफ है इस तरह से नहीं लिखते। आपने फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड देखो, आपने क्या किया है, कहीं से भी जो भी कंटेंट लिया है, ठीक है, आपने उसको जस्ट यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है। हमेशा पीपीटी के थ्रू हम क्या करते हैं, जस्ट छोटे छोटे पॉइंट्स को हम लोग करते हैं और फिर उसको इलेबोरेट करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सीखने की चीजें हैं, आपको सीखो। बाकी किसी को कोई भी क्वेरी है तो वो अर्चना से पूछ सकता है। हाँ राजेश, बताइए। मैम, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, जी कारक का कोई उदाहरण अर्चना मैम बताएं। जी कारक का कोई भी उदाहरण। जी कारक वो सामान्य कारक होता है जो हम अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं। उदाहरण कोई भी काम जैसे करना है, जैसे कि कुछ भी है। अर्चना, आप कोशिश करो, आप बता लोगे। कोई एग्जांपल्स के थ्रू राजेश की क्वेरी को वो रिजॉल्व करो आप। राजेश की क्वेरी है। जी कारक और एस कारक में डिफरेंट बताइएगा। जो जी कारक होता है जो जी कारक होता है वो जन्मजात होता है, सभी व्यक्तियों में पाया जाता है, लेकिन ये हर व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में होता है। जैसे कि आप IQ से समझ सकते हैं, जैसे कि बुद्धि है, जैसे क्या होता है कि जैसे कि जड़ बुद्धि हो गया, मन बुद्धि हो गया, सामान्य बुद्धि हो गया और प्रतिभाशाली हो गया। तो हर कई चीज सब में जी कारक होता है, लेकिन इससे बुद्धि के अंतर से समझ सकते हैं। जो जी कारक होता है जन्मजात होता है, लेकिन क्या इसमें प्रतिभाशाली और मंद बुद्धि ये सब आ जाते हैं। ये अलग अलग मात्रा में होता है। जैसे क्या बोलते हैं कि जो प्रतिभाशाली होगा वो अलग तरह से काम करेगा, और जो औसत बुद्धि होगी वो अलग तरह से कार्य करेगा। और जो विशिष्ट कारक होता है, विशिष्ट कारक का मतलब ये होता है कि विशिष्ट, इसमें किसी विशिष्ट बुद्धि अधिक होती है और किसी में कम होती है। जैसे उदाहरण से हम समझ लेते हैं, आप उदाहरण पूछ रहे थे, जैसे किसी व्यक्ति में यानी कि यांत्रिक बुद्धि की मात्रा ज्यादा है, या उसको रुचि है कि जैसे कि हम ये बनना चाहते हैं, जैसे आप सोच रहे हैं हम टीचर बनना चाहते हैं, तो आप उसी हिसाब से नहीं करेंगे। जैसे कि व्यक्ति में यांत्रिक बुद्धि की मात्रा ज्यादा होगी तो वो क्या कर सकता है, एक सफल इंजीनियर बन सकता है। ओके, थैंक यू। विशिष्ट कारक जो होता है वो हम अर्जित कर सकते हैं, यानी कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। ठीक है, किसी और स्टूडेंट को कोई क्वेरी है तो वो अर्चना से पूछ सकता है। हेलो, हाँ अर्चना मैम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ धर्मेंद्र, आ रही, बताइए क्या पूछना है आपको। हेलो, हाँ, आपने ये बताया था अभी कि हेरिडिटी और हाँ आवाज आ रही है तुम्हारा। हेलो धर्मेंद्र, आप अपना क्वेश्चन पूछिए, आप ऑडिबल है, हाँ, क्लियरली ऑडिबल है। आपने ये बताया था अभी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का जो रेशियो बताया था 80-20 का, ये थोड़ा सा समझ नहीं आया, इसको क्लियर कर दीजिए। हाँ,
ये जो हमारा हेरिडिटी होता है, आनुवांशिकता होती है, वो हमारा 80% होता है, यानी कि उसका जो प्रतिशत होता है 80% होता है। और Clear है बिल्कुल। 20% आप 20% पर्यावरण यानी वातावरण से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि कोई बच्चा है, एक मिनट बोल ले, कोई बच्चा है मान लो गरीब घर में पैदा हो गया या कहीं भी उसका कुछ भी हो गया, अगर उसको सही वातावरण दे दिया जाए कि इसको हमें ये बनाना है, जैसे कुछ बोर्डों में लिखा होता है कि हम डॉक्टर बनाते हैं या कुछ करते हैं, 20% इन्वायरमेंटल होता है, यानी कि आप जा जाके उस काम को कर करके जो माहौल होगा, पर्यावरण होगा, उस हिसाब से बना सकते हैं, जिसका 20% होता है और हेरिडिटी आपका 80% होता है। नहीं, ये जो आपने रेशियो बताया वो बिल्कुल फिक्स होता है क्या, एज इट इज जैसे आप बता रहे हैं? हाँ अर्चना, मेरी भी एक क्वेरी है फिक्स होता है, बस इसमें। यस मैम। ये मुझे पूछना था, ये रेफरेंस कहाँ से लिया आपने, किस बुक से ये पढ़ा है आपने, उसका रेफरेंस दिया आपने अपने रेफरेंस में? मैम जो कंपटीशन की बुक होती है उसमें से पढ़ा है, तो इसको फिर समझा मैंने कि मतलब कितना नहीं तो बदला जा सकता है अगर इसका बुक से रेशियो। अगर जिस भी बुक से पढ़ा है तो उसका रेफरेंस दिया है कहीं पर, कोई स्टैंडर्डाइज्ड बुक से ये देखा आपने, जानने की कोशिश की कि 80-20 का रेशियो है कि नहीं है? मैंने ये जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैम हमने ये चीज देखी है कि मतलब अगर जैसे कि मेरे मतलब मामा का ही लड़का है, तो उसको एक अच्छा वातावरण, अच्छा स्कूल सब दिया जा रहा है, तो उसकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, उस माहौल में वो रह रहा है, मतलब छोटे से बचपन से जैसा उसको रखा जा रहा है। और जो मेरे और भी हैं रिलेशन में लोग, वो गांव में रह रहे हैं, तो उनका वो उतना नहीं सही है, तो ये चीज है मैम। नहीं तो बेटा ये देखो, एक बहुत सारी चीजें सीखने की होती है। अगर आपने अपनी पीपीटी में कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है जैसे 80-20 का रेशियो दिया, तो क्या साइंटिस्ट ने इसे अप्रूव किया? किसी भी चीज को हम ऐसे ही नहीं लिख सकते, ठीक है? 80-20 का जो आप रेशियो मुझे बता रहे हो, जो आप इतना डेफिनेट होके बोल रहे हो, उसका रेफरेंस कहाँ से आपने लिया उसको मेंशन करना जरूरी है, वो भी ऑथेंटिक, ठीक है? तो आप इसको चेक करना एक बार। ऐसा मुझे नहीं लगता कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई रेशियो है, दोनों का ही इफेक्ट पड़ता है किसी भी इंडिविजुअल पे, ठीक है? तो हम उसको किसी नंबर्स के थ्रू, अभी तक कोई साइंटिस्ट मुझे नहीं लगता उन्होंने ऐसा कुछ दे रखा है, आप एक बार चेक कर लेना इस चीज को। मैम दोनों का इक्वल हो सकता है 50-50%, लेकिन 80-20 इन्वायरमेंट हम में कोई इतना हम यहाँ पर कोई नहीं रेशियो नहीं दे सकते, कोई कोई रेशियो फिक्स नहीं होता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। वो रेशियो आप नहीं, दोनों का इफेक्ट पड़ता है, किसका ज्यादा पड़ता है किसी का कम पड़ता है, ये अब जो साइंटिफिक स्टडीज हो चुकी हैं, आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस की से रिलेटेड अगर साइंटिफिक स्टडीज देखें तो वहां पर ये आप बात आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है? लेकिन हम यहाँ 80-20 एज सच नहीं लिख कह सकते, या आपने कहीं से अगर स्टैंडर्डाइज्ड बुक से पढ़ा है, कोई अच्छी बुक से पढ़ा है, तो उसको आपको रेफरेंस देना चाहिए ताकि सभी लोग जान सके, ठीक है? और किसी को कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकता है अर्चना से। हमेशा आप लोग ये बात ध्यान रखो, जब भी हम प्रेजेंटेशन करते हैं अपनी पीपीटी को लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, अपने स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट करते हैं, तो पीपीटी में जो भी एक एक वर्ड आपने जो भी मेंशन किया है, उस सभी वर्ड से आपको पूरी तरह से क्या होना चाहिए, वाकिफ होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए उस वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है? कोई भी ऐसी चीज का, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ 80-20 की बात है, जो जिसके बारे में आप खुद क्लियर नहीं है, उसको आप अपनी ऑडियंस तक भी क्लियरली अगर नहीं पहुंचा सकते तो उसको मेंशन नहीं करना चाहिए, जो एक प्रेजेंटेशन, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन की बात है। बाकी नॉलेज की जो बात है उसके लिए मैंने आपको बताया कि आपको अच्छी बुक्स को कंसल्ट करना चाहिए इस केस में। यस। अगर किसी को कोई क्वेरी नहीं है तो आज की क्लास में लोग यहीं पर बाइंड अप करते हैं। आशा ने अच्छी कोशिश की है, लेकिन कुछ मैंने कमियां बताई हैं बेटा, आशा है कि आप आगे इसको अपने उसमें ध्यान रखोगे। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है, नेक्स्ट क्लास में एक न्यू प्रेजेंटेशन के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। थैंक यू।